आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इन अ सेंस, क्योंकि आज आपको लिए कुछ भी नया आने वाला नहीं. सो इन कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग विच इज़ न्यू. सो इफ़ यू हैव फोकस टिल नाउ, अगर आपने शुरू की 4 क्लासेस कर रखी है तो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल एक्चुअली फाइंड इट इंटरेस्टिंग बिकॉज यू विल योर सेल्फ बी एबल टू थिंक ऑफ एवरी पॉसिबिलिटीज़ दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. तो आप खुद ही सोच लोगे, मैं जैसे ही बताऊंगा यू विल स्टार्ट थिंकिंग इट सेल्फ राइट नाउ. तो जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर भी कर दो यार, सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन, सो दैट वी कैन एक्सटेंड दिस सेशन मोर एंड मोर. फाइन, ओके, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप. So in yesterday's class we solved the daily practice problems. I also gave you some homeworks. Hopefully everyone has tried that particular homework. Okay, so in the yesterday's class we solved some DPPs. Now let us start today's session. So first of all in today's session we want to discuss the transmission line with source which is terminated in a load. So I want everyone to draw this diagram along with me. अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ये डायग्राम आप मेरे साथ साथ बनाइए, क्योंकि ये डायग्राम हमें बहुत बार बनाना है. सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू जस्ट राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स विच इज़ गोइंग इन टुडे सेशन. आज के सेशन में जो चल रहा है अगर आप कोशिश करें साथ के साथ रफ कॉपी पे बना पाएँ, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी वन ऑफ यू. दिस इज़ द ट्रांसमिशन लाइन विच इज़ अ पैरेलल वायर. लेट मी टर्मिनेट इट इन अ लोड. ओके, सो वंस यू टर्मिनेट इट इन अ लोड मतलब इसके अक्रॉस हम लोगों ने कुछ भी कनेक्ट कर दिया. दिस पर्टिकुलर लोड कैन बी अ बल्ब और वॉट एवर वी डू नॉट नो, बट दिस इज जनरली कॉम्प्लेक्स इन नेचर. फाइन, this is the load. Let me consider the length of this transmission line. Let me consider the length of the transmission line to be L. So this is the length of the transmission line. What I will do, I will connect a load there, sorry, a source there. So every one of you know that source will also have some internal impedance. So I'll connect the internal impedance there. Try to make this diagram along with me. ओके, क्योंकि ये डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ बनाइए. उसका कुछ रीज़न है वो मैं बाद में आपको समझाता हूँ. वी आर क्लोजिंग दिस स्विच एग्जैक्टली एट t=0. यू कैन कॉल दिस थिंग एज ZG और ZS समटाइम्स, एंड दिस इज़ VG. दिस इज़ AC सोर्स एंड दिस इज़ योर इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स. होपफुली एवरीवन इज़ कंफर्टेबल इन दिस डायग्राम. फाइन, ओके. सो हाँ, मैं आज भेज दूँगा PDF, आज भेज दूँगा यार, चिंता मत करो. आई शेयर द PDF टुडे. कल मैं भूल गया असल में भेजना, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा काम था, तो मैं आज भेजूँगा. यू डू नॉट हैव टू वरी. फाइन, चलो. इन दिस ट्रांसमिशन लाइन कैन यू टेल मी, कैन यू कॉल दिस एंड एज द सोर्स एंड और नॉट? सो शुड आई कॉल दिस एज एंड एज द सोर्स एंड? येस, दिस इज द सोर्स एंड. कैन यू कॉल दिस एंड एज द लोड एंड? I think yes, we can call this end as the load end. Everyone should be comfortable in this point. So this will be your source end, this will be your load end. Can I characterize my complete transmission line with the characteristic impedance Z0 or not? So everyone will say that yes, we can characterize the transmission line with the Z0. Z0 actually includes your RLGC. I can also characterize my transmission line with gamma. So whenever you want to characterize your transmission line, you always can characterize your transmission line with the secondary parameters, which is your characteristic impedance as well as gamma. जब भी आपको transmission line दिखाना हो, without fail you can do it. Fine, okay. Now let me give you some of the more points here in this transmission line, that how a transmission line should be represented. So if I have to represent the source end, then what I can do two things in that. Let me consider this axis as positive Z, एंड लेट मी कंसिडर दिस एक्सिस एज पॉजिटिव एक्स. बहुत ध्यान से सुनते रहना यार, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना. जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आज की क्लास आपकी टेस्टिंग है कि आपने कितने अच्छे से पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई, ठीक है? उसी को हमें आगे फॉरवर्ड करना. इस एक्सिस को मैं बोलता हूँ पॉजिटिव जेड, एंड लेट मी कॉल दिस एक्सिस एज पॉजिटिव एक्स. So this is positive x axis, this is positive z axis. So what can you say? What will be the relation between z and x? So everyone should be comfortable that the relation between z and x will be z equal to minus x. Everyone is comfortable in this point? Yes. जिसका भी फर्स्ट सेशन है दे शुड ऑल्सो गो एंड वॉच द प्रीवियस सेशन. पुराने 4 लेक्चर ज़रूर देख लो, आज की क्लास भी देख लो, पुराने के 4 लेक्चर्स भी ज़रूर देखिए. यू विल गेट अ बेटर आइडिया. फाइन, चलो यहाँ तक पहले जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म कर दो कमेंट सेक्शन में, आर यू कंफर्टेबल इन दीज एनालिसिस कि अगर मैं ये एक्सिस मानता पॉजिटिव जेड एक्सिस, then this will be the direction of the positive z axis. And if I consider this axis as positive x axis, so should I consider this as positive x axis or not? I think yes. Fine, सबको इस पॉइंट में क्लैरिटी है? आई होप एवरीवन इज क्लियर इन दिस पॉइंट. फाइन, चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से ज़रा. इफ़ आई हैव टू कंसिडर दिस एक्सिस एज पॉजिटिव z axis, so can I call this point as z equal to 0 and this point as z equal to L? Is it clear to everyone? Or I could have also said
I could have also set this point as x equal to 0 and this point as x equal to L. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? देखिए बहुत ही छोटा सा पॉइंट होता है जो ट्रांसमिशन लाइन में आगे चल के बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा. सो दोज हु आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी बेसिक पॉइंट, दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द ट्रांसमिशन लाइन विच इज़ कमिंग योर वे. जिसको ये छोटा सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा वो समझने की कोशिश करो. जस्ट मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव z एक्सिस वाले को एक ऑपोजिट एक्सिस से अगर रिप्लेस कर दिया, सो दिस पॉइंट विल बिकम z इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट विल बिकम z इक्वल टू 1. और अगर मैं इसी x एक्सिस को इधर से रिप्रेजेंट करूँगा, सो दिस पॉइंट विल बिकम x इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट विल बिकम x इक्वल टू 1. एज सिंपल एज दैट. yes or no? yes, very simple point. So what you can say now, in a given transmission line, remember this point that you have two reference axes. One reference axis is positive x-axis, another reference axis is positive x-axis, and those are opposite to each other. Whenever you will be studying the transmission line, you have to consider the two reference axes. Based on two reference axes, we do different analysis. Based upon this positive z axis, this particular reference axis, we do the transient analysis. ध्यान से सुनना मेरी बात. We do the transient analysis, and based upon this axis, we do the voltage and current analysis. Voltage and current analysis कैसे करते हैं उसको भी मैं समझाता हूँ. चलो देखते हैं. Now let us try to understand this point. First of all, if you want to analyze the transmission line from source end, ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम सोर्स एंड, बहुत सिंपल सा डिस्कशन है. बाद में मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी दूंगा. आई विल ऑल्सो गिव यू अ फ्लो चार्ट एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आज नहीं, जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे सोर्स एंड से चलना चाहिए, कहाँ पे लोड एंड से चलना चाहिए. बट अभी के लिए बहुत सिंपल रखते चीज़ों को. वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स. आई विल आस्क यू सम एक्सप्रेशंस. दोज एक्सप्रेशन यू हैव टू टेल मी. ये डायग्राम आप बनाते रहेंगे साथ के साथ विदाउट एक्चुअली सेइंग, है ना. मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. आज की क्लास में जितने भी डायग्राम बनेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ साथ बना रहा हूँ. अदरवाइज़ मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करा लेता. आपको भी ये साथ साथ बनाने ही बनाने. और जो चीज़ें समझ में आती जा रही हैं उसको एक्नॉलेज भी करते जाना. दिस इज़ वीजन. We are closing the switch as t equal to 0 plus. The length of the line we are considering it as L. Okay, I'll ask you some simple things, not very complicated. So from source end, if I want to realize, then from source end, जब भी देखो source end की बात हो, ध्यान रखना, जब भी source end की बात हो रही हो, यहाँ पे लिखा है ना source end, which means you have to start from source. So this will become your z axis. This point becomes z equal to 0 and this point becomes z equal to L. I hope this is clear for everyone. Yes. So can you write the value of Vz? Yes. From the source end analysis, we can always write the Vz. We have derived by using this positive z axis every time. This becomes V0 plus e to the power minus gamma z plus V0 minus e to the power gamma z. Can I write Iz? Yes, we can also write the Iz. This will become I0 plus, सिर्फ फेजर फॉर्म लिख रहे हैं. वी कैन ऑल्सो अटैच द टाइम वेन एवर वी वॉन्ट. तो टाइम का अटैचमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरी वन. एनी डाउट इन दिस फॉर एनी वन? जल्दी से यहाँ तक बता दो. एनी वन इज हैविंग एनी डाउट? If we are start analyzing transmission line from source end, so once we are analyzing it from source end, you can say that the reference axis will be z equal to 0. if ये source end से आप start कर रहे हैं और ये जाएगा z equal to L तक, तो इस point को मैं z equal to L बोल सकता हूँ, इसको z equal to 0 बोल सकता हूँ. not an issue in that. fine. yes. okay. so I hope everyone is getting the point till now. Now what I want to do, again I want to analyze the transmission line from the load end. so let us try to analyze the transmission line from the load end. ये है यार खास बात. आगे की पूरी एनालिसिस इसी पे टिकी हुई है. ठीक है. तो आगे आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, एवरीथिंग इज डिफाइंड फ्रॉम द लोड एंड. अगेन एवरीवन हैज़ टू ड्रॉ दिस डायग्राम.
z इक्वल टू माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं, बता तो दिया है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, अभी भी तो समझाया आपको। ये देखो ना, ये देखिए, ये इधर z है, इधर x है, तो दोनों ऑपोजिट हैं। इसको हमने प्लस एक्स इधर माना, इसको प्लस जेड आप इधर मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों को आपको ऑपोजिट लेना पड़ेगा। यू कैन ऑलवेज राइट z इक्वल टू माइनस एक्स वेन एवर यू वॉन्ट। चलो, अब ये पॉइंट था जो हमें आज की क्लास में एक्चुअली में स्टार्ट करना था, और विच एक्चुअली आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। तो आगे से याद रखना, जितनी भी चीज़ें आप ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ने वाले, दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस कंसिडरेशन दैट यू आर एनालाइजिंग योर ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द लोडेड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, VG ZG इट इज़ T इक्वल टू 0 प्लस। यार सबको साथ के साथ बनाना है, देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ सबको बनाना है, वो थोड़ी देर में आपको समझ भी आएगा। बट बिफोर दैट एवरीवन हैज़ टू ड्रॉ एवरी डायग्राम विच आई एम ड्रॉइंग इन द क्लास इटसेल्फ। द लेंथ ऑफ द लाइन यू कैन कंसिडर इट एज अगेन L, ये तो टोटल लेंथ है L। तो अब मैं 2-3 पॉइंट्स पूछूंगा, एवरीवन हैज़ टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। टेल मी, if I want to analyze this thing from the load end, this is my ZL. So can you tell me what will be the voltage across this end? Can I consider the voltage across this end as VL or not? I think yes. We can consider the voltage across this end as VL. And if the current is IL in this, so can I write this VL as IL ZL? I hope yes. Fine. So everyone can write this VL is equal to IL ZL. What is this end? This end is your source end. Now we have to analyze this transmission line from load end. So I am expecting an answer that which reference axis should we take. So I hope everyone is now comfortable that if you are starting from this end, so this end should start from 0. So now we will consider this axis as positive x-axis in this direction. So this will become x equal to 0 and this complete length becomes x equal to L. So in this case x equal to 0 will be this length and this will become x equal to L, because we want to take the reference axis from the load end. So that is why we will take this axis as positive x-axis. Clear? Yes. So we are considering this as your reference axis. So try to remember, whenever you are analyzing anything from the load end, try to consider your z into minus x, or try to simply replace your positive z axis with the minus x axis. तो just हमने इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव x axis की रेफरेंस ले ली, so that this point becomes x equal to 0 and this point becomes x equal to L. I hope this is making sense for everyone. चलो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, in this case can you tell me what will be this position? Will this represent the load end or not? So I think this will represent the load end. And what will be this x equal to L? So this x equal to L will represent the source end. As simple as that. Fine. तो काफ़ी सिंपल हो गया, ये लोड एंड हो गया, ये सोर्स एंड हो गया. फाइन. नाउ इफ आई हैव टू राइट द Vx, so you know that Vz was V0 plus e to the power minus gamma z plus V0 minus e to the power gamma z. So can you tell me what will be Vx? So to write the Vx, you will replace your z with minus x. So this becomes V0 minus e to the power minus gamma x. So you are just doing what? You are replacing your z with minus x. This x is representing distance from load. देखो बहुत आसान है यार, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट है. ये तो आप एक बार अगर क्लास में पढ़ो तो किसी को पढ़ा भी सकते हो साथ के साथ. दिस इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स. मैं सारी चीज़ें इसीलिए कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, सो दैट यू डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस. फाइन. Similarly, if I have to write the Iz, what this Iz will become? It becomes I0 plus e to the power minus gamma z plus I0 minus e to the power gamma z. Now this z is representing what? Distance from source. It is representing distance from source. अगर सबको समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता भी दीजिए that everyone is following what I actually want to try, what I am actually trying to impart the knowledge with you. Yes. So what we will do, we will simply replace z equal to minus x. I hope this is clear to everyone. Yes, fine. Very simple to understand this point. So in this case, can I write the voltage anywhere on the line, at a distance x from load
एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लोड, इस लोड को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ और कैपिटल में लिख देता हूँ. So that load will now become Vx equal to V0 plus e to the power gamma x plus V0 minus e to the power minus gamma x. Okay. What this will represent? देखो ये क्या represent करेंगे? Minus x propagation. Propagation in minus x direction. So if that propagation is in minus x direction, will it be termed as forward wave or the backward wave? So you will call this thing as the forward voltage wave. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? Why we are saying that? क्योंकि देखो आपने पॉजिटिव एक्स इधर को माना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स, सो नेगेटिव एक्स विल बी द डायरेक्शन टूवर्ड्स द लोड, और यू कैन से दैट द फॉरवर्ड वेव. तो जब भी हम फॉरवर्ड वेव की बात करते हैं, फॉरवर्ड वेव मीन्स द वेव विच इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स लोड. एनी वेव विच इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स लोड इज नोन एज द फॉरवर्ड वेव. सो दिस डायरेक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड and this direction is known as backward. So this is the forward direction and this is the backward direction. So from here you can also say that this is plus x direction and it is minus x direction. Clear? चलो सेकेंड वाले पॉइंट में देखो क्या बोल सकते हैं आप. ऑन द सिमिलर बेसिस इट विल रिप्रेजेंट प्लस एक्स प्रोपगेशन or it will represent backward voltage wave. Backward voltage wave. On the similar basis you can do the analysis with Ix. It will become I0 plus. अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं. पहला मॉड्यूल यू हैव कंप्लीटेड. इन द फर्स्ट मॉड्यूल आई हैव टोल्ड यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. तो मॉड्यूल वाइज वी विल ट्राई टू चेंज द क्वेश्चंस. ठीक है. This is representing minus x propagation. So what this will represent? It will represent forward current wave. ये सब आपको खुद से लिख लेना चाहिए अभी. Forward current wave. Similarly, what this will represent? Plus x propagation or backward current wave. Backward current wave. Any doubt till now? यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो अगला डिस्कशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल इन दैट. सो अभी तक के डिस्कशन में क्या किया? टिल नाउ वी जस्ट हैव रिप्लेस्ड z with minus x, nothing else. If I have to simplify the things, I will say that only I have changed the reference axis. Earlier we used to calculate the distance from the source end. In this case what I have did, only I have replaced the z with minus x so that you can consider the distances from the load end. Now load has become the reference. You will always travel from the load end towards the source end. So that is why this e to the power gamma x, which is minus x propagation, it is now representing the forward voltage wave. Is it simple? Yes? Okay, fine. चलो अब क्या करते हैं, कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं. कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले डेवलप होंगे. कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. सो लॉट ऑफ फॉर्मूलाज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम हियर. एवरी फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी फॉर्मूला विल बी यूज्ड लेटर ऑन. लास्ट तक यूज़ होंगे ये सारे फॉर्मूले. टिल द वेरी लास्ट ऑल द फॉर्मूलाज विल बी यूज्ड. सो यू नो दैट नाउ वी हैव गॉट Vx इज इक्वल टू V0 plus e to the power gamma x, V0 minus e to the power minus gamma x, and maybe you can call this thing as equation 1. Correct? Similarly, Ix you have got it as I0 plus e to the power gamma x plus I0 minus e to the power minus gamma x. You can call this thing as equation 2. Clear? Now, if I have to apply the boundary condition at load end. So can you tell me what will happen at load end? So I think at load end, first of all the x will be 0 and your Vx will becomes VL and Ix becomes IL. Is it comfortable to everyone? If I talk about the load end, so first of all at load end I can put my x equal to 0, and at the load end the voltage at x equal to 0 is VL and current at x equal to 0 becomes IL. You can also see in this diagram that we have considered this thing
देखिए ये exactly at x equal to 0 or exactly at load end, what is the voltage? The voltage across this point is VL and the current flowing through this thing is IL. So this is something which we have considered. ठीक है, ओके चलिए, yes. So can I put this thing here? This becomes VL equal to V naught plus V naught minus. Similarly, in this case, this will become IL equal to I naught plus I naught minus. Clear? Yes? Okay. अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, you also have one another expression which calls you V naught upon I naught plus equal to Z naught. Yes or no? Similarly, you can also write this thing as V naught minus upon I naught minus, which becomes equal to minus Z naught. So I'll put it here. This becomes IL is equal to V naught plus upon Z naught माइनस वी नॉट माइनस अपॉन जेड नॉट. यस और नो? तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिख रहे हैं आपको. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स आर प्रेजेंट देयर. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस, वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस. कैन यू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस? यस और नो? बोलो. हाँ देखो, टाइम ऐड नहीं किया तो वेव नहीं बोल सकते यार, टू बी प्रिसाइज. बस बट अब हम उतने ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को बार बार बोलेंगे नहीं, है ना. आप इनको भी वेव बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है. दोज हु इज सेइंग गौरी शंकर. सो गौरी शंकर इज सेइंग इफ टाइम टर्म इज नॉट एडेड वी कैन नॉट कॉल इट एज वेव. एग्जैक्टली यार, टू बी प्रिसाइज दिस इज नॉट अ वेव, बट यू कैन कंसिडर दिस थिंग, क्योंकि टाइम हम कभी भी ऐड कर सकते हैं. ओके, टू सो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी यू कैन ऑलवेज से दैट दिस इज सम फॉर्म ऑफ वेव. ओके, बोलने के लिए बोल सकते हैं. ओके, यस. चलो, यस, ओके फाइन. चलो, तो यहाँ से कैलकुलेट करो. दो इक्वेशंस बन गए. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस, एंड अनदर इक्वेशन इज आई एल इक्वल टू वी नॉट प्लस अपॉन जेड नॉट माइनस वी नॉट माइनस अपॉन जेड नॉट. ओके, now can you calculate the value of v naught plus from here? So I have this value calculated with me. You can also calculate this thing. This is coming out to be vl upon 2 zl plus z naught. ये याद भी रखना है. Okay, this is very important value. Everyone has to remember this value. Second comes out to be vl upon 2 zl minus z naught. Fine. So can you calculate these two values? I think you can calculate these two values just by solving this thing, and whenever you want you can use this value. VL is equal to IL ZL, जहाँ पे भी मन हो वो यूज़ कर लेना. तो दो इक्वेशन, दो अननोन, यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यूज ऑफ वी नॉट प्लस एंड वी नॉट माइनस. फाइन, ठीक है, ओके फाइन. So I think you can calculate this value, which is very simple to calculate. Now what you can do, you can simply put these values of V naught plus and V naught minus in the given equation, and you can calculate the value of Vx that you wanted to calculate. On the similar basis, you can also calculate the values of I naught and I naught plus from these two equations. तो देखो, एक इक्वेशन आपके पास ये थी, VL equal to V naught plus V naught minus, and IL equal to I naught plus I naught minus. So you know that this V naught plus upon I naught plus is Z naught, which is minus V naught plus upon I naught minus. तो इसको भी जस्ट आप मॉडिफाई करके लिख सकते थे, I naught plus Z naught माइनस, यहाँ पे भी दो इक्वेशन, दो अननोन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. You can also calculate the value of I naught plus, it will become IL upon 2 Z naught, ZL plus Z naught, and I naught minus can be calculated as IL upon 2 Z naught minus ZL. ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप. I remember this thing, so that is why I have written it directly. Otherwise it is a simple calculation. You just have to solve these two equations, and whenever you need you can put the value of VL is equal to IL into ZL. VL equal to IL into ZL. तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद भी रहनी चाहिए. ठीक है.
Everyone has to remember these two values. So what is the final expression of Vz that you have got after the calculation of the arbitrary constant? So after the calculation of the arbitrary constant, this becomes Vx equal to V naught plus, यहीं से फॉर्मूले डेवलप होने स्टार्ट होंगे, V naught minus e to the power minus gamma x. So I can put these values. This will become VL by 2 ZL, ZL plus Z naught e to the power gamma x plus VL by 2 ZL, ZL minus Z naught e to the power minus gamma x. This is the value that you are getting. Can you tell me what will be this thing? Anyone can tell me what is this? Whether it is a forward wave or backward wave. So since it is traveling in minus x direction, you can call this thing as forward wave. So forward wave can be represented by Vfx. Similarly, this thing can be represented by रिवर्स वेव. अब देखो टाइम टर्म अटैच नहीं, बट स्टिल यू कैन कॉल इट एज द फॉरवर्ड वेव, क्योंकि वो आप अटैच कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर फॉरवर्ड वेव, दिस इज़ योर बैकवर्ड और रिवर्स वेव. फॉरवर्ड का मतलब होता है टूवर्ड्स लोड एंड, बैकवर्ड का मतलब होता है टूवर्ड्स सोर्स एंड. फाइन. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वी आर एक्स अपॉन वी एफ एक्स? इफ आई हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वी आर एक्स अपॉन वी एफ एक्स, हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट दिस विल रिप्रेजेंट? I think that should represent the voltage reflection coefficient, at a distance x from load. Yes or no? At a distance x from load. कुछ भी याद नहीं करना है. Everything we will derive. One or two things that we will remember, वो मैं आपको लास्ट में लिखवा भी दूँगा. Yes or no? So this will be the voltage reflection coefficient at a distance x from the load, because it is representing the ratio of the reverse wave upon the forward wave. जब भी आप किसी रिवर्स वेव को फॉरवर्ड वेव से रेशियो लेते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. दैट वी ऑल्सो डिफाइंड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. In the case of electromagnetic wave, we have also calculated this thing, that when you calculated ER upon EI, which means reflected upon incident, that particular thing can always be denoted as the reflection coefficient. But in this case, since it is the function of x, so you will say that this quantity will be always calculated at a distance x from the load. So if I have to define this thing, gamma Vx, इन दोनों का रेशियो लेके देखना, आपको मिलेगा ZL minus Z naught upon ZL plus Z naught e to the power minus 2 gamma x. How many of you are following till now? Is it clear for everyone? So can you tell me what will be the voltage reflection coefficient at the load? Voltage reflection coefficient at the load. All the formulas are important. We generally remember only voltage reflection coefficient at load, which is not mandatory. You also have to remember the voltage reflection coefficient at any distance x from the load. So this becomes ZL minus Z naught upon ZL plus Z naught. So you must have remembered this formula. इस फॉर्मूले को सबने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज़ द वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ओनली एट द लोड एंड. If someone is asking the voltage reflection coefficient at a distance x from the load end, in that case you have to calculate this value of e to the power minus 2 gamma x. Remember, till now we have doing the general analysis. We have not considered the line to be lossless or anything. Every analysis that we are doing is the general analysis. That is the most important analysis that we can do as of now. Fine. So can you write your gamma Vx as? So can you write your gamma Vx as gamma V at x equal to 0 e to the power minus 2 gamma x? Yes or no? I think this can be written very clearly. Fine. So if this gamma Vx can be written as gamma V at x equal to 0, let me put the values of gamma is equal to alpha plus j beta. This becomes e to the power minus 2 alpha x into e to the power minus 2 j beta x. Clear? Can you tell me what will be this gamma V x equal to 0? तो ये पे देखो, यहाँ पे ये ZL भी आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, Z0 भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. ZL कैन ऑल्सो बी कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव. दिस Z0 कैन ऑल्सो बी इन दैट नेचर, विच मीन्स दिस गामा V itself will be having what? मैग्नीट्यूड एंड फेज. तो आगे से जब भी मैं सिर्फ गामा V लिखूंगा, फ्रॉम लेटर ऑन व्हेन आई विल राइट द गामा V, दैट बाय डिफॉल्ट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द लोड. ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं.
So finally we are going to get it as mod of gamma v e to the power minus 2 alpha x e to the power j theta v minus 2 beta x. ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट अगर आपको अभी लिखना हो तो मुश्किल से आपको 2 से 3 लाइन लगना चाहिए. You just have to replace your z with minus x. Once you will replace your z with minus x, you just have to calculate v naught plus v naught minus I naught plus I naught minus. That values you have to remember. Once you will write that thing, this is very simple to write because you just have to take the ratios of reflected voltage wave divided by the forward voltage wave. Once you will divide this thing, you will get a reflection coefficient that itself will become the function of x, which means this will represent the voltage reflection coefficient at some distance x from the load end. तो लोड एंड से जितनी भी दूर आपसे पूछेगा, यू कैन ऑलवेज टेल द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट दैट पर्टिकुलर एंड. एंड इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0. फाइन, चलेगा यहाँ तक? ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, सेम चीज़, सेम थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू विद द करेंट. तो चलो करेंट के लिए भी सेम एनालिसिस करके देखते हैं. फॉर द करेंट, इफ़ आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग फॉर द करेंट, so this Ix becomes equal to I naught plus e to the power gamma x. ये आपको साथ के साथ लिखते रहना यार, ये बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप देखते भी रहिए और लिखते भी रहिए. This becomes IL upon 2 Z naught, Z naught plus ZL. This becomes IL upon 2 Z naught, Z naught minus ZL. Okay, again everyone knows that this particular thing can be written as IFX क्योंकि ये भी x का फंक्शन है. This will become IRX और reverse wave. So in this case also, if I want to calculate the voltage reflection coefficient at a distance x from the load, so this will become current reflection coefficient at a distance x from load. So what will be the value of this thing? This gamma Ix should come out to be Z naught minus ZL upon Z naught plus ZL e to the power minus 2 gamma x. So what will be the current reflection coefficient at the load itself? This will become Z naught minus ZL upon Z naught plus ZL. Fine. Again you can write this thing as gamma Ix equal to, अच्छा इसको भी आगे से मैं गामा आई रिप्रेजेंट करूँगा. गामा आई मीन्स यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द लोड एंड. तो मैं एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताऊंगा, पहले ये सिंपल सी मैनिपुलेशंस कर लेते हैं. सो दिस बिकम्स गामा आई एक्स ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स ई टू द पावर माइनस 2j बीटा एक्स. और सिंपली अगेन यू कैन राइट इट एज mod of gamma I e to the power minus 2 alpha x e to the power j theta I minus 2 beta x, because you can also write this thing as in the form of magnitude and in the form of phasor. चलो यहाँ तक सारी चीज़ें अपने पास क्लियर है. Yes or no? Fine. So I hope till now everything is making sense. So let me give you the summary of the things that we have studied till now. Till now what we did, we simply replace the reference axis. Earlier in the last classes, everything that we have derived by using the expression that your positive z axis will be the axis towards the load end. अभी हमने क्या किया, we just changed the reference axis and we have calculated the reference axis as x, which is actually pointing from load end towards source end, which means at x equal to 0, the end that it is representing is your load end. Then we just modified our equation, we calculated the arbitrary constants. Once we calculated the arbitrary constants, we were just interested in the ratios of the reflected wave upon forward wave at any distance x. So if I'm interested in the ratios of this reflected wave towards the forward wave at any distance x, then there will be two possibilities. There can be the ratios of the voltage wave
voltage reflected wave to forward wave and current reflected wave to forward wave. On the basis of that, we are calculated two different ratios, and two different ratios are like that. So if I have to summarize the points till now, then these 2 points everyone has to be remembering. This gamma Vx will become gamma V e to the power minus 2 gamma x, or ZL minus Z0 upon ZL plus Z0 e to the power minus 2 gamma x. Similarly, if someone is asking me about gamma Ix, I will write it as gamma I e to the power minus 2 gamma x, or Z0 minus ZL upon Z0 plus ZL e to the power minus 2 gamma x. And very interesting point is that your gamma Vx is always equal to minus gamma Ix. Okay, so all these are the general analysis. There is no restriction on the transmission line that it has to be lossless, and there is no restriction on the values of gamma. So gamma can take any general values, which is your alpha plus j beta or the general complex number. So are you comfortable till now? चलो यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से समझना, यहाँ से समझने की कोशिश करना. हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग, देखिए ध्यान से, हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट एट दिस पॉइंट इफ आई कंसिडर दिस जनरल एक्स, देखो इस जनरल एक्स इक्वल टू x1 पे, देखो क्या यहाँ पे भी आपका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा. ध्यान से समझते रहना मेरी बात. देखो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि आप जैसे जैसे x की डिस्टेंस कवर करते जाएंगे, एज सुन एज यू विल कवर दिस डिस्टेंस x, you will get to know that at every possible value of x there is some form of forward wave and some form of backward wave. Yes or no? देखिए ज़रा, किसी भी डिस्टेंस x की अगर आप बात करें तो वहाँ पे कुछ हिस्सा फॉरवर्ड वेव के फॉर्म में जा रहा होगा और वहीं से रिफ्लेक्ट होकर कुछ हिस्सा बैकवर्ड वेव के फॉर्म में जा रहा होगा. सो कैन यू टेल मी, सपोज दिस इज कैरिंग द पावर ऑफ 10 watt and this 5 watt has been reflected back. Then out of this 5 watt will reach there, and again from there 2 watt is reflected back. Then again at the very next instant what will happen, ये बहुत close points हैं, है ना, x1 और x2 के बीच में जो gap है which is tending to 0. So this is just the representation which I wanted to tell you, that in case of transmission line at each point there is some form of transmission and reflection, which means in case of transmission line every possible x is acting as your interface. Every possible x is acting as your interface, out of which some form of wave is transmitting to it and some form of wave is reflecting to it. थोड़ा सा हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा आगे, थोड़ा सा हिस्सा बैकवर्ड वेव में चला जाएगा, विच मीन्स एट एवरी पॉसिबल इंस्टेंट देयर इज़ द लॉस ऑफ द इन्फॉर्मेशन और देयर इज़ द लॉस ऑफ द पावर. जिस भी इंस्टेंट पे आप बढ़ते जाओगे हर एक इंस्टेंट पे आपका पावर लॉस होता चला जाएगा, विच मीन्स यू विल गेट 2 watt here and possibly the 1 watt can be reverted back. Yes or no? So hopefully everyone is following this very crucial point, that in case of transmission line what you must understand that at every possible x there is some reflection coefficient. If at every possible x there is some reflection coefficient, that is representing that at that particular point there will be some forward wave and there will be some backward wave. That represent that the forward wave will be reflected by that particular end and some part of it will be transmitted further. तो हर एक एंड पे आपको एक फॉरवर्ड बैकवर्ड वेव मिलती जाएगी. कल भी मैंने ये पॉइंट बताया था, क्या ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव आपको एक साथ दिखेंगे या उनका कॉम्बिनेशन या सुपर इम्पोजिशन दिखेगा? So I think everyone now can consider that at every end there is a forward wave and there is a backward wave. Some form of forward wave will be there and some form of backward wave will be there. So actually we will be getting a superimposed version of this thing, and that somehow is known as your standing wave. So when we will call that thing as the standing wave, वो हमें डिस्कस करना बाकी है अभी अपने एंड से, but at least this point should be understood by everyone, which is very crucial. Fine? आ रहा सबको समझ में? ठीक है, चलो तो आगे चल के धीरे धीरे इसको और हम लोग एक और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. बट एज ऑफ नाउ यू मस्ट बी हैविंग अ बेसिक आइडिया
दैट किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ जाके, सो आई विल ऑलवेज गेट अ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट दैट पर्टिकुलर एंड फॉर द वोल्टेज वेव एज वेल एज फॉर द करंट वेव. Which means if any wave is having the forward direction at that point, some part of it will be reflected for sure from that point, which means at every instant of time some form of wave will be reflected back, or the power will be losing out at every instant of at every point x equal to x1, x equal to x2 and x equal to x3. ठीक है, yes. चलिए, so this point is also clear to everyone. चलो अब एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं. अगर यहाँ तक लिख लिया, सो लेट मी राइट इट डाउन, 1 or 2 more points for you. So what you can write now, alternate expressions. Alternate expressions. कौन कौन से expressions आपको याद होने चाहिए? That let me give you. First expression you should have, that we have written it right now, VL upon 2ZL. ZL ये 2-4 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे यार, है ना. ये आप 2-4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं. Second thing you can write it as, take this complete gamma Vx as outside. So you can take this complete gamma Vx as outside. This is your Vfx. Okay, it is your Vfx and it is your Vrx. तो मैंने क्या किया, Vfx को डायरेक्टली बाहर ले लिया. सो दिस विल रिमेन ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0 e to the power minus 2 gamma x. This is very crucial formula. Again I am repeating, you do not have to mug up all these things, you just have to practice it once. How many of you are considering this thing as the correct formula? So this is the first thing which you should remember. This is the second thing which everyone must be remembering. Clear? ठीक है, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. So these two things you must remember. Similarly for Ix also. ये याद होना चाहिए ना यार, ठीक है. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. अगेन इट इज योर Ifx, it is your Irx. Again I can take this Ifx as common. So once you take your Ifx as common, it remains 1 plus gamma Ix. This is also very important formula. Standing wave ratios में भी काम आएंगे ये formulas. So these two things you have to remember there also. ठीक है, कर लोगे यार इसको. यहाँ पे भी ये दो चीज़ें बस याद रखनी. ओके, सो आई होप एवरीवन कैन रिमेंबर दीज पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, चलो अब कर ले रिवाइज. आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा. कल की क्लास में देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क. अच्छा, कल तो क्लास नहीं, कल तो क्रैश कोर्स है. नाउ मंडे वी विल सी द ट्रांसमिशन लाइन एज द 2 पोर्ट नेटवर्क एंड वी विल ड्राइव सम फॉर्मुलाज एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस. ठीक है, चलो हम लोग रिवाइज करते हैं. अब देखते हैं क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में. सो इन टुडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू द आइडिया दैट what will happen once you change your reference axis. अभी तक जितने भी derivations किए थे, all the things that we have derived by using this positive z axis as your reference axis. तो मैंने एक just hint भी दिया कि ये वाली direction हम लोग consider करेंगे when we will do the transient analysis. So while doing the transient analysis, this becomes your dominant axis. But for the rest of the analysis, we consider this positive x axis as the dominant axis because we are more interested in every parameter from the load end. हम हर पैरामीटर जानना चाहते हैं कि लोड एंड से कितनी दूरी पे कौन सा पैरामीटर होगा. मतलब व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड एंड, व्हाट विल बी द करंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड एंड, व्हाट विल बी द इनपुट इम्पिडेंस फ्रॉम द लोड एंड. सो वी आर मोर इंटरेस्टेड एवरी टाइम फ्रॉम द लोड एंड. ओके, सो दैट इज वाई वी हैव कंसिडर्ड दिस एक्सिस एज एक्स. तो आप जेड को किससे रिप्लेस कर सकते थे, -x से. देन व्हाट डिड वी डू,
After that, I gave you the idea of the transmission line from source end. Whenever we talk about from source end, then we start from z equal to 0 and we go to z equal to L. When we talk about from load end, so whenever we talk about from load end, so it becomes very crucial from us that we should start the reference axis from the load itself, which means you will start from x equal to 0 and you will go to x equal to L. So what did we say in this case? That the direction of the forward wave will always be considered from generator to load, and the direction of backward wave will always be considered from load to end. It is independent of the reference axis. So the name forward and backward does not actually represent the it does not actually the function of the reference axis. तो जो forward है, forward का मतलब लोड से लेके सोर्स से लेके लोड तक, बैकवर्ड का मतलब हो गया लोड से लेके सोर्स तक. तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर रेफरेंस एक्सिस, वॉट एवर इज द रेफरेंस एक्सिस दैट यू आर चूजिंग. देन वेरी सिंपल मैनिपुलेशंस वी डिड. वी ऑलरेडी रिमेंबरिंग दीज टू formulas, we just replaced your z with -x in both v and I. Once we did that, we applied the boundary condition. How can we apply the boundary condition? Very simple boundary condition. We just used x equal to 0 is the load end, and at the load end Vx is equal to VL, Ix is equal to IL, and relating to these two things you can also write it as VL is equal to IL into ZL. Very simple formulas. Then you will get two equations and two unknowns. Once you get the two equation and two unknowns, you will get these two values of V0 plus V0 minus, I0 plus I0 minus. If you will practice this derivation one or two times, you will automatically remember these values. कभी भूलोगे नहीं. So you will automatically remember these values. Try to remember that. After that, we just modified these equations. इनको हमने दोबारा लिखा, and I gave you the ratio of the reverse by forward. Try to remember this thing, that it is coming out to be the function of x, which means at any point x from the load end, you can calculate the reflection coefficient. So the x is a continuous parameter, so this reflection coefficient will also be a continuous function of x, which means as you will travel along the x, at every point on the transmission line, some form of wave will be having the forward and backward nature. Similarly, you can also calculate it, voltage reflection coefficient at the load end itself. For that, you just have to put the value of x equal to 0. So I will represent further this gamma v at x equal to 0 as gamma v simply. ठीक है, सिंपली गामा वी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे. बस उसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपके लिए लिख दिया. ये हम बाद में यूज़ करेंगे. ऑल दीज थिंग्स विल बी यूज्ड व्हाइल स्टडिंग द स्टैंडिंग वेव्स. सिमिलरली सी द सेम थिंग वी डिड विद द गामा आई एक्स. तो वहाँ पे भी सेम एनालिसिस की. And finally, we wrote down these summaries and some alternate expressions. So as of now, these two alternate expressions are needed to us. एक और alternate expression होता है by using which we will convert this equation into two-port network, and we will also try to find out the parameters ABCD for a transmission line. तो वो हम लोग next class onward देखेंगे. So if you have understood everything, so let me know in the comment section. And in the next class, everyone has to do this derivation at least 2 to 3 times and try to remember all the formulas that we discussed in today's class. Because as we will go on the next classes, the previous knowledge will become very important, because you can consider in today's class also we used all the concepts that we have studied earlier. आज कोई नया concept नहीं पढ़ा, we just manipulated few things. So in the upcoming classes also, you do not have to study anything new, you just have to manipulate the informations that you already accumulated in these 5 classes. Fine? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.